हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करेंट अफेयर्स में आज हम 5 मार्च 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लास्ट में इसी लेक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आप स्टडी कर पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमसे जुड़ जाइएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। सबसे पहले रिवीजन करेंगे, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, ईरानी कप में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल बने हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वो वॉन थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के। एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डी गुकेश को सम्मानित किया गया है। बिजली नियामक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जिष्णु बरुआ बने हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। चंद्रशेखर दास गुप्ता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? वह एक पूर्व भारतीय राजनयिक थे। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन को कहां आयोजित किया जा रहा है? भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को किस शहर से शुरू किया गया है? श्रीनगर से शुरू किया गया है और ये जो रेस है ये कन्याकुमारी तक जाने वाली है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 18वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 2 मार्च को मनाया गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। तो हर साल 4 मार्च को इस दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि जो किसी भी भारत के जो लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, ठीक है, और सुरक्षित रूप से वो कामकाज कर सकें। तो इस प्रकार का माहौल बनाना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। थीम क्या है? थीम है अवर एम जीरो हार्म। श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा 4 मार्च 1966 को भारत सरकार ने एक गैर लाभकारी निकाय के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना भी की थी। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। यानी पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया था? 1972 में मनाया गया था। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है 3 मार्च को। इसकी थीम जरूर याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। इसके अलावा 47वां सिविल लेखा दिवस भी 1 मार्च को मनाया गया है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? 1 मार्च को। थीम क्या थी इसकी? सेव लाइफ डिक्रिमिनलाइज। दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 28 फरवरी को। थीम क्या थी? वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, 5वें जन औषधि जन चेतना अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी। तो उनके द्वारा 5वें जन औषधि जन चेतना अभियान का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों, जो मनसुख मांडविया जी हैं वो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री भी जी हैं। तो उनके द्वारा देश भर में 5वें औषधि जन चेतना अभियान समारोह की शुरुआत की गई है। और ये जो अभियान है ये 1 मार्च से 7 मार्च तक चलेगा। और इस अभियान का उद्देश्य है कि जो जन औषधि स्कीम है उसके बारे में लोगों को जागरूकता पैदा की जाए। दोस्तों, जन औषधि स्कीम या जन औषधि योजना को हम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के नाम से भी जानते हैं। जो जन औषधि योजना थी इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। फिर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 2015 में इसे फिर से शुरू किया गया था। दोस्तों, इस जन औषधि योजना के अंतर्गत जन औषधि मेडिकल स्टोर बनाए गए हैं जहां पर जेनेरिक दवाओं की बिक्री की जाती है। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो या फिर वन रक्षक का एग्जाम हो, दोस्तों उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। तो आप ऐप पर जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आप
मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है, तो आप ज्वाइन जरूर करिएगा। दोस्तों कूपन कोड है, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको उसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं या जो भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF हैं वो सभी उपलब्ध हैं ऐप पर, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता 2023 में किसने लॉन्ग जंप स्पर्धा में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो जैस्मिन एल्ड्रिन ने बनाया है। दोस्तों जैस्मिन एल्ड्रिन जो हैं वो भारत के लॉन्ग जंप के एथलीट हैं, तो उन्होंने अभी हाल ही में एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों उन्होंने कितनी जंप लगाई है? तो उन्होंने 8.42 मीटर की छलांग लगाई है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये मुरली श्रीशंकर के नाम था। उन्होंने 8.36 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट गया है और अब ये रिकॉर्ड जैस्मिन एल्ड्रिन के नाम पहुंच गया है। तो दोस्तों कर्नाटक के बेल्लारी में इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता 2023 का आयोजन हुआ है और उसमें जैस्मिन एल्ड्रिन ने ये रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों इसी के साथ जैस्मिन एल्ड्रिन ने एशियाई खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। सत्यव्रत मुखर्जी का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। दोस्तों उनका हाल ही में निधन हुआ है। उनका संबंध पश्चिम बंगाल से रहा है। 3 मार्च 2023 को कोलकाता में उनका निधन हो गया है। दोस्तों उनकी पार्टी का नाम था बीजेपी और वो पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के। सितंबर 2000 से जून 2002 तक वो वाजपेयी जी की सरकार में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी काम किया हुआ है। क्रेग फुलटन किस देश की हॉकी टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो वो भारत की हॉकी टीम के मुख्य कोच बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? क्रेग फुलटन। दोस्तों क्रेग फुलटन का संबंध साउथ अफ्रीका से है। ठीक है, अब आप थोड़ी सी कहानी समझिएगा। 2022 में विश्व कप होता है हॉकी का। इसमें भारत का प्रदर्शन बहुत ही खराब होता है। इस खराब प्रदर्शन के बाद भारत के जो मुख्य कोच थे हॉकी टीम के वो थे ग्राहम रीड। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ये पद खाली था और अब साउथ अफ्रीका के जो क्रेग फुलटन हैं वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। दोस्तों क्रेग फुलटन ने साउथ अफ्रीका के लिए 10 वर्ष में 195 मैच खेले हैं। इसके अलावा उन्होंने अटलांटा और एथेंस ओलंपिक में भी हिस्सा लिया हुआ है। बात आई है इंडियन हॉकी टीम की, तो दोस्तों हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव हो रहा है ये 2 मार्च से शुरू हुआ है। इसका ये 4था संस्करण है। कहाँ हो रहा है? याद रखिएगा कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसका जो सेंट्रल हॉल है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों 2019 से इसकी परंपरा शुरू हुई थी, जिसमें होता क्या है कि देश भर से जो यूथ हैं वो आते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं। ठीक है, तो इस बार 2.01 लाख से अधिक युवा इसमें भाग ले रहे हैं। तो याद रखना है कि ये कहां पर आयोजित होता है? संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित होता है। किस राज्य में भारत का पहला मरीना बनाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मरीना क्या है ये हम बाद में समझेंगे। इसका आंसर क्या है? कर्नाटक। ठीक है, तो अभी हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसवराज बोम्मई के द्वारा ये घोषणा की गई है कि भारत के पहले मरीना का निर्माण कर्नाटक के उडुपी जिले के बिंदूर में किया जाएगा। अब समझिएगा ये मरीना क्या होता है। तो दोस्तों समुद्र के किनारे एक ऐसा स्थान बनाना जहां पर छोटी छोटी जो नावें हैं वो आकर के रुक जाएं, जिसके कारण वो जो स्थान है बहुत ही आकर्षक हो जाता है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों देश का पहला मरीना जो है वो कर्नाटक में बनाया जाएगा। ठीक है, बिंदूर के समुद्र तट को सोमेश्वर बीच के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह में कई पर्यटक आकर्षण हैं, जैसे कोसल्ली जलप्रपात है, क्षितिज नेसरा धर्म है, श्री सैनेश्वर मंदिर है और तिल्ली शिविर है। तो ये सभी यहाँ के आकर्षण के केंद्र हैं और अगर ये मरीना बनता है तो और आकर्षण बढ़ जाएगा, जिससे पर्यटन भी बढ़ेगा। आरबीआई ने अमेजन पे इंडिया पर कितना जुर्माना लगाया है? तो 3.06 करोड़ का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। किस पर? अमेजन पे पर। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और नो योर कस्टमर से संबंधित कुछ दिशा निर्देशों का पालन न करने पर
अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ का जुर्माना लगाया है। बात आई है आरबीआई की, तो दोस्तों आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक है भारत में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। किस राज्य में अलग अलग जिलों में सोने के भंडार मिले हैं? तो दोस्तों सोने के भंडार कहां पर मिले हैं? उड़ीसा में। अभी हाल ही में एक और तत्व के भंडार मिले हैं भारत में, वो मिले हैं दोस्तों लिथियम के। तो लिथियम के भंडार किस राज्य कैंसा से प्रदेश में मिले हैं? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और सोने के भंडार कहां पर मिले हैं? उड़ीसा में। तो दोस्तों उड़ीसा के इस्पात और खान मंत्री हैं प्रफुल्ल कुमार मलिक। तो उनके द्वारा विधानसभा में ये सूचना दी गई है कि जो देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज है, यहां पर सोने के भंडार पाए गए हैं। राज्य खान और भू विज्ञान निदेशालय और भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अभी हाल ही में सर्वेक्षण किया है और देवगढ़, गोपुर, गाजीपुर, कुसाकला, अदल, सलिकाना और दिमिर मुंडा और क्योंझर में, और इसके अलावा दोस्तों करडांगा क्षेत्र में के आदास क्षेत्र में सोने के भंडार की उपस्थिति पाई गई है, यानी सोने के भंडार पाए गए हैं। तो इन क्षेत्रों में दोस्तों सोने के भंडार पाए गए हैं। भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक। हीरे का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के पन्ना में होता है। नोबेल पुरस्कार विजेता एलएस बिलियात्स्की का संबंध किस देश से है, जिन्हें हाल ही में 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो दोस्तों इनका संबंध बेलारूस से है। किस देश से है? बेलारूस से। बेलारूस के मानवाधिकारों के प्रमुख रक्षक और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता एलएस बिलियात्स्की को अभी हाल ही में बेलारूस की जो राजधानी है मिन्स्क, वहां पर 10 साल की सजा सुनाई गई है। हुआ क्या है दोस्तों, याद रखिएगा कि ये जो एलएस बिलियात्स्की हैं, इन्हें सजा क्यों सुनाई गई है? ये पहले भी जेल में रह चुके हैं। इन्होंने वहां के जो राष्ट्रपति हैं, यानी बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इनके खिलाफ आवाज उठाई है। इनका मानना यह है कि जो राष्ट्रपति हैं बेलारूस के, वो अनैतिक तरीके से चुनाव जीत जाते हैं और राष्ट्रपति बन जाते हैं, ठीक है। तो उनके खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें बार बार जेल हो रही है और अब फिर से जेल हो गई है। 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इनका नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आया, तब भी ये जेल में ही थे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के बहुत सारे मुकदमे इन पर चलाए जा रहे हैं, जिसके कारण ये हमेशा जेल में ही रहते हैं, क्योंकि ये मानवाधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाते हैं। दोस्तों आज के नॉलेज पिटारे में डिस्कस करेंगे भारत के शोध संस्थान, यानी जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के शोध संस्थान डिस्कस करने वाले हैं। जैसे भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की, उत्तराखंड में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जादूगोड़ा, झारखंड में। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? रांची में। सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन कहाँ है? चेन्नई में। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला मरीना बनाया जाएगा? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेक्चर अगर आपने सही से सुना होगा तो आप आंसर जरूर देंगे। पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो ऐप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।